हम जा रहे हैं तो वो मॉर्टगेज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। अगर वो फॉर्मेलिटी मिस हो जाती है, कोई एक ऐसा प्रोसेस जो आपने करना था और वो नहीं हो पाया, तो एट द एंड जब कोई लोन डिफॉल्ट में चला जाए या बैंकरप्ट हो जाए और आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, तो वो प्रॉपर्टी बिकते हुए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए ये वो समरी है या ये वो पॉइंट्स हैं which we need to consider while either giving mortgage or taking mortgage। मतलब आप दोनों साइड्स पे हो सकते हैं ना। if you are working in a company and you are going to take lease from a bank, तो आप ऐसे मौके पे लेसर कोई और है और आप लेसी हैं। but on the other side, when you are working in a bank and you are going to give some customer the arrangement of lease, तो ऐसे मौके पे आप being lesser काम कर रहे होंगे और सेकंड जो है वो लेसी। सो इसलिए मॉर्गेज करते हुए इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। द फर्स्ट कि सबसे पहले जो भी चीज मॉर्गेज में दी जा रही है उसका टाइटल, या जो सिक्योरिटी में दी जा रही है, जो एसेट दिया जा रहा है, उसका टाइटल बोरोवर के नाम पे ही होना चाहिए। अगर वो बोरोवर के नाम पे नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि थर्ड पार्टी उसको एनफोर्स करे या उस बात को एक्सेप्ट करे कि अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो ये मैं इसका नुकसान जो है या जो इसका जो भी लॉस होगा, डिफॉल्ट होगा, वो पूरा करूंगा बाय सेलिंग द सिक्योरिटी और बाय सेलिंग द एसेट। So the first thing is we should always consider the person who is going to take the loan or who is going to take the debt and providing an asset for a security, तो वो उसके टाइटल में, उसकी ओनरशिप में उसी के नाम पे मौजूद होना चाहिए। और ये कहाँ से होगा, ये मैंने आपको बताया था कि ये फर्द से लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे एलडीए का बहुत सा कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद है, या फिर कुछ इलाकों में पटवारी सिस्टम अभी भी मौजूद है, और उनके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम फर्द कहते हैं। सो वो फर्द एक्चुअली टाइटल डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। या कोई घर है तो उसकी रजिस्ट्री होती है जैसे, सो वो रजिस्ट्री या ट्रांसफर लेटर वो किसके नाम पे है आपको ओनरशिप का पता चल जाता। द सेकेंड थिंग टू नोटिस इज द लैंड इज फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का मतलब है इस पे दे शुड नॉट बी एनी एनकम्बरेंस, दे शुड नॉट बी एनी चार्ज। मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसे ड्यूज पेंडिंग ना हो, किसी और के चार्ज में ना हो। जैसे एक प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी किसी बैंक के चार्ज में है और उसमें कुशन भी मौजूद नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है और वो रेंटल एग्रीमेंट 10 ईयर्स का है और उसमें लिखा हुआ है कि आप ये प्रॉपर्टी 10 साल के अंदर लीज नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई ऐसा क्लोज लिखा हुआ है कि आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। सो इसका मतलब है कोई ना कोई मसला है। फ्री होल्ड का मतलब है कि ऐसे तमाम शुगुक शुबहात से या ऐसे तमाम इनकम्बरेंसेस से, इन तमाम चार्जेस से, ऐसे तमाम ओवर ड्यूज से वो प्रॉपर्टी क्लीन है कि उसको लीज या उसको मॉर्गेज करवाया जा सकता है। अगर उस पर कोई ड्यूज पेंडिंग है, अगर उसके ऊपर कोई ऑलरेडी कब्जा है, अगर उसके ऊपर ऑलरेडी कोई चार्ज है, कोई इनकम्बरेंस है, तो इसका मतलब है वो लैंड फ्री होल्ड नहीं है, उस पर कोई ना कोई इशू चल रहा है। और ऑब्वियसली जब उसको मॉर्गेज किया जाएगा तो वाइल सेलिंग द प्रॉपर्टी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। Third thing is the properties of a nature which can be mortgaged under local laws and that the bank has the right to foreclose the mortgage. So जो local laws हैं, एक कॉमन सी टर्म यूज होती है, लैंड लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल करता है। मतलब हम जनरल चीजें तो बहुत सी पढ़ लेते हैं लेकिन लॉ ऑफ लैंड हमेशा प्रिवेल करेगा। जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इंपोर्टर लेट से पाकिस्तान में है, एक्सपोर्टर यूएसए में है, तो जब कोई केस फाइल होगा तो जहां पे फाइल किया जाएगा उस एरिया का लॉ प्रिवेल करेगा। मतलब अगर पाकिस्तान में केस हो रहा है तो जो पाकिस्तान के लॉज हैं वो प्रिवेल करेंगे यूएसए के लिए। एंड सिमिलरली वेल यूएसए में अगर कोई केस हो रहा है तो फिर यूएसए के लॉज प्रिवेल करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो बात लिखी गई है कि लोकल लॉज जो भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, जैसे टैक्स, इनकम टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, ट्रांसफर के लिए मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं कुछ एफबीआर के पास प्रोसेसेस जाते हैं, कुछ लैंड अथॉरिटी के पास जाते हैं, एलडीए के पास जाते हैं। सो एनी हाउ वो सारे जो प्रोसेसेस हैं वो लोकल लॉ को देख के वो पूरे करने के बाद उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज की तरफ जाना है, ताकि जब बैंक उसको बेचने लगे उस प्रॉपर्टी को इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द कस्टमर, तो कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। ठीक है, फोरक्लोज द मॉर्गेज का मतलब है कि उसका राइट जो था इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द कस्टमर, इन केस ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ द कस्टमर,
बैंक अपना राइट एक्सरसाइज कर सके, और वो एक्सरसाइज कौन सा राइट करेगा? प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे पूरे करने का। ठीक है, सो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मॉर्गेज नहीं हो सकती, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी ग्रेवयार्ड की। ग्रेवयार्ड से रिलेटेड कि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ली गई थी जो सेल नहीं हो सकती थी, so ऐसी सूरत में जो है वो नुकसान हो सकता है। यस अली अकबर, मुझे मैं बस ये स्लाइड पूरी कर लूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ। Then fourth point is the identification, measurement and market valuation of the property have been verified. This is important. प्रॉपर्टी कहाँ पे है, प्रॉपर्टी की मेजरमेंट क्या है, और उसकी वैल्यूएशन क्या है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं वो इन्हीं 3 पॉइंट्स में होते हैं, कि प्रॉपर्टी को जैसे विजिट नहीं किया गया। लास्ट टाइम जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो यू डू नॉट नो वेयर द प्रॉपर्टी एक्चुअली इज, और यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड कि प्रॉपर्टी थी क्या, कैसी थी, वो कमर्शियल थी, रेजिडेंशियल थी, या वो कब्रिस्तान था। सो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है पहले मॉर्गेज करने से पहले। मेजरमेंट कितनी है, एक कनाल है, 1 एकड़ है, 1 मुरब्बा है, या कितनी प्रॉपर्टी है। फिर उसकी वैल्यूएशन, यहाँ पे वैल्यूएशन के अंदर फ्रॉड्स होते हैं, या जिसको हम अपनी स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं, जहां पे रिश्वत होती है। कि देखें, एक एवेल्युएटर आया है, तो वो एवेल्युएटर जब आपके पास किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा, तो उसको ब्राइब किया जा सकता है, लाजमी नहीं है कि वो होगा या हमेशा ऐसा होता है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू लेट से 10 मिलियन है, बैंक को उस वैल्यू का नहीं पता। बैंक तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, या बैंक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में या ट्रांजेक्शन में डील करता है। बैंक को नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी की इस एरिया में इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, इतनी जगह के साथ, इतने मर्लों के साथ क्या वैल्यू है। सो उसी के लिए तो बैंक ने हायर किया था वैल्यूएटर को। सो जब वैल्यूएटर वैल्यूएशन के लिए आता है, तो वो ठीक वैल्यूएशन की जानी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो वैल्यूएशन ज्यादा की जा रही है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है 10 मिलियन की, और वैल्यूएटर उसको लिख देता है ये 15 मिलियन की है, तो इसका मतलब क्या है? वैल्यूएटर ने भी फ्रॉड किया, उसको हो सकता है ब्राइब किया गया हो। अब बैंक 15 मिलियन के अगेंस्ट लोन दे रहा है, जबकि प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू 10 मिलियन थी। तो ऐसी सूरत में अगर डिफॉल्ट हो गया, ऐसी सूरत में अगर बैंक्रप्सी हो गई, तो बैंक जब प्रॉपर्टी सेल करने लगेगा, तो उसकी मार्केट वैल्यू वो नहीं होगी जो वैल्यूएशन में लिखी गई थी। ठीक है, सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि जब भी कोई प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेज दी जा रही है, तो उसकी करेक्ट वैल्यूएशन जो है वो जरूर करवा दी जाए। देन द कस्टमर, इफ एन एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी हैज द पावर टू मॉर्गेज, आपने यकीनन पढ़ा होगा बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस किसी सब्जेक्ट के अंदर, कि जो एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी होता है, वो उनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत होती है। जैसे अ पर्सन हु इज नॉट इन पाकिस्तान, और वो कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, तो वो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है, मतलब अपने बिहाफ पे एक्ट करने अलाउ कर देता है। ठीक है, सो ऐसी सूरत के अंदर जब भी अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो रही है, और जो बंदा मॉर्गेज करवा रहा है, यानी कि जिसका एसेट है, अगर वो खुद मौजूद है, तो फिर तो ठीक है। अगर वो खुद मौजूद है, फिर हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रॉपर्टी उसी के नाम पे है और बाकी चीजें ठीक है। बट इन केस वो खुद मौजूद नहीं है, उसके बिहाफ पे उसने अलाउ किया है किसी और इंडिविजुअल को, किसी और पार्टी को, किसी और को, कि वो मॉर्गेज करवा दे, देन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये इंश्योर कर लिया जाए कि जो बंदा वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो एजेंट कह ले वो काम कर रहा है, उसे अलाउ भी किया गया था, मतलब वो ऑथराइज्ड भी है वो काम करने के। तो ऐसी सूरत को हम कहते हैं कि जी एग्जीक्यूटर कौन है? जो एग्जीक्यूट कर रहा है ट्रांजेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हम प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प लेते हैं जब हम कोई घर बेचना चाह रहे होते हैं। मैं एक घर मेरा है लेट्स से, और मैं उसको बेचना चाहता हूँ, आई डू नॉट हैव एनफ कॉन्टेक्ट्स, तो मैं एक डीलर को कहता हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे मेरे एजेंट के तौर पे काम करें, और ये प्रॉपर्टी बिकवा दें और उसका कमीशन ले लें। तो सिमिलरली एक ऐसा इंडिविजुअल जो खुद मौजूद नहीं है, वो किसी को
अलाउ कर रहा है कि आप मेरे बिहाफ पे एक्ट करें और ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करें, सो ही इज एग्जीक्यूटेड। और सिमिलरली ट्रस्टी का वर्ड यूज होता है जिस पे ट्रस्ट किया जा रहा है। सो मैं किसी पे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे वो चीज जो है बेच दें या उसको मॉर्टगेज करवा लें या उसको लीज करवा लें। सो वी नीड टू वेरीफाई, अगर वो बंदा जो मॉर्टगेज करवाना चाह रहा था वो खुद मौजूद नहीं है, उसने किसी को ये पावर दी है, तो वो पावर ऑथराइज्ड हो, वो पावर वेरीफाइड हो कि ये पावर एक्चुअल में उसी ओरिजिनल बंदे की तरफ से दी गई थी। सो वो फ्रॉडुलेंट नहीं होनी चाहिए या मैनिपुलेटेड नहीं होनी चाहिए। देन द प्रॉपर्टी इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी प्रायर चार्ज। ये हमने सेकंड पॉइंट में भी डिस्कस कर लिया फ्री होल्ड वाली बात में, कि अगर ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पे चार्ज मौजूद है तो ऑब्वियसली उसी प्रॉपर्टी पे जब दोबारा चार्ज क्रिएट करवाया जा रहा है तो फिर उसमें कुशन देखना पड़ेगा। कुशन से मतलब मार्जिन देखना पड़ेगा कि क्या इतने प्रॉपर्टी की वैल्यू है कि मजीद लोन दे के उसी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी लिया जा सकता है कि नहीं। अगर क्वेश्चन मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में ऑब्वियसली जिसने बाद में चार्ज क्रिएट करवाया होगा उसको नुकसान हो सकता है। एंड लास्टली, all the owners of the property concerned have executed mortgage। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी ज्वाइंट नेम पे हो, जैसे होता है ना एक घर है वो दो लोगों के नाम पे है, तीन लोगों के नाम पे है, जैसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है। खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वरासत या उसका जो घर या जो भी प्रॉपर्टी है उसके बच्चों में तकसीम हो जाती है, तो वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो मॉर्टगेज करवाई जा रही है किसी एक बंदे की तरफ से, लेकिन है वो एक से ज्यादा बंदों के नाम पे या उसके ऑनर, दैट इज अ ज्वाइंट प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा ऑनर मौजूद है लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ एक बंदा देना चाह रहा है, तो ऐसी सूरत में बाकी तमाम इंडिविजुअल्स या बाकी तमाम ओनर्स जो उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जॉइंट ओनरशिप में हैं, उनसे पर्सनल गारंटी ली जानी चाहिए कि अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है या अगर वो बंदा जो मॉर्टगेज दे रहा है डिफॉल्ट करता है तो ये प्रॉपर्टी बैंक बेच देगा और इस पे कोई एतराज नहीं होगा बाकी जॉइंट ओनर्स को। ठीक है। सो ये इस केस में है जब प्रॉपर्टी ज्वाइंट ओनर्स के पास है या ज्वाइंट नेम पे है। अगर इंडिविजुअल के नाम पे है तो फिर ये पॉइंट वैलिड नहीं है, और अगर एक से ज्यादा लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी है और उनमें से कोई एक मॉर्गेज करवाना चाह रहा है तो ऑब्वियसली बाकी सबकी भी गारंटी लेनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि जब बैंकरप्सी या डिफॉल्ट या कोई प्रॉब्लम आएगा और बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहेगा तो एक इंडिविजुअल तो एक्सेप्ट करेगा उस चीज को, लेकिन बाकी इंडिविजुअल्स वो तो मॉर्टगेजर नहीं थे या उन्होंने तो लोन नहीं लिया या उन्होंने तो नहीं कहा था कि हमारी प्रॉपर्टी एज अ मॉर्टगेज लें। तो बाकी जो लोग हैं वो इतराज करेंगे एंड द प्रॉपर्टी ऑब्वियसली विल नॉट बी सोल्ड एंड द बैंक विल बी एट अ लूजिंग एंड एट दैट टाइम। तो इसलिए अगर वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट नेम पे है, ओरिजिनल ऑनर के अलावा मतलब ऑनर उसमें एक से ज्यादा है, तो पर्सनल गारंटी बाकी सबकी भी ली जानी चाहिए। दीज वर द बेसिक पॉइंट्स जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे और उनको समराइज करें तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बिफोर मॉर्टगेज हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। ऑलराइट, आई थिंक नो क्वेश्चन। जो लास्ट टाइम बात मैं आपको बताने वाला था जिसमें आपने मार्जिन से रिलेटेड बात की थी और मैंने आपको ये गाइड किया था कि मार्जिन की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो सेंट्रल बैंक ने या पाकिस्तान की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताई हुई हैं कि लेट्स से 25% मार्जिन होना चाहिए या शेयर्स के ऊपर 35% मार्जिन होना चाहिए या कैश के ऊपर इतना, वो बेसिक डिटेल्स हैं। उसके अलावा वो फिर बैंक की स्वाबदीद है। बैंक खुद रिस्क असेस करता है और उसके अकॉर्डिंगली मार्जिन क्रिएट करता है। अगर कोई भी कस्टमर ऐसा है जो ज्यादा रिस्की है, ज्यादा रिस्की से मतलब उसकी हिस्ट्री ठीक नहीं है, वो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका है कहीं पे, या वो उसके जो ओवरड्यूज हैं वो अक्सर मौजूद रहते हैं। सो अगर उसकी हिस्ट्री या जो क्रेडिट हिस्ट्री वो ठीक नहीं है तो ऐसी सूरत में बैंक अपना मार्जिन इंक्रीज कर लेता है, सो दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ बैंकरप्सी, बैंक किसी भी लूजिंग एंड पे ना हो। और अगर कस्टमर अच्छा है,
उसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी है, कॉर्पोरेट कस्टमर है, बाकी बैंकों के साथ उसकी ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, और आप वो बिजनेस एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बाकी बैंकों से लेके अपने पास लाना चाह रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फेवर देनी पड़ेगी। फेवर देंगे तो ही कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और वो फिर एक फेवर ये हो सकती है कि आप उससे कम से कम सिक्योरिटी डिमांड करें, उतनी डिमांड करें जितनी रेगुलेशन के मुताबिक मौजूद है। तो ये तो आपके लास्ट वाले लेक्चर में जो आपने पूछा था उसका आंसर था। नेक्स्ट जो बात मैंने आपको बतानी थी, देयर वाज अ कस्टमर व्हेन आई वाज इन द बैंक, पैकेजेस ही था वैसे एक्चुअली। पैकेजेस ग्रुप ने जब बुल्ले शाह को सारा इनिशिएट किया और उसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए थी, तब क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप था ऑलरेडी पैकेजेस, और फिर सेकंड लार्जेस्ट फर्म जो दुनिया की स्टोरा एंसो थी उसके साथ वो ज्वाइंट वेंचर करना चाह रहे थे, तो दिस वाज अ ह्यूज। हर बैंक जो था वो चाह रहा था कि जो बुल्ले शाह को फाइनेंसिंग चाहिए, जो डेट चाहिए, वो हमारे बैंक से ले लें। उसके लिए बैंक अल हबीब ने भी ऑफर किया, एचबीएल ने भी ऑफर किया, मिजान ने भी ऑफर किया, और इसी तरह समिट ने ऑफर किया, कुछ 10-12 बैंक ने ऑफर किया। सो वो उस पे हर बैंक जो है वो ऑब्वियसली कोशिश कर रहा था कि कस्टमर हमारे पास आ जाए, और वो कस्टमर तब आता जब उसको कोई अट्रैक्टिवनेस नजर आती है, और सबसे बड़ी अट्रैक्टिवनेस थी लोअर इंटरेस्ट रेट या लोअर मार्कअप रेट। सो लेट्स से एचबीएल ने अगर काइबर प्लस 2% कहा, और उससे जो छोटा बैंक था बैंक अल हबीब, उन्होंने काइबर प्लस 1.5 कहा, मिजान ने काइबर प्लस 1 कहा, या इसी तरह और बैंक चलते गए। सो एक ऐसा बैंक भी मौजूद था जिसने काइबर -0.5 भी कहा। ठीक है, और दैट वाज वैलिड, मतलब एक बड़ा कस्टमर अगर आ जाए और उसको आपको फाइबर से कम पे भी देना पड़े, तो ये नेगेटिव या लॉस वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ और बहुत से बिजनेसेस आ सकते हैं, सैलरीज अकाउंट ओपन हो सकते हैं बैंक के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है, कन्वर्जन लगता है, कमीशन लेटर ऑफ क्रेडिट पे अर्न होता है। सो बहुत सारा बिजनेस ऐसा आ जाता है जिससे वो काइबर माइनस भी कवर हो जाता है। सो बेसिकली अगर हम एज अ बोरोवर देखें, या मैं अगर आपसे भी पूछूं कि आपके पास 5 ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें से एक बैंक, लेट से आप पैकेजेस हैं और 5 बैंक्स मुख्तलिफ हैं, एक बैंक आपको ऑफर कर रहा है काइबर प्लस 3 पे, चले लेट से आसानी के लिए हम कह देते हैं 12% पे। सो अगर आप 1 लाख लेंगे तो 12,000 आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा साल के बाद। एक सेकंड बैंक है वो आपको लेट से 10% पे ऑफर कर रहा है, थर्ड बैंक आपको 6% पे ऑफर कर रहा है, एंड एक और बैंक है जो आपको 4% पे ऑफर कर रहा है। तो प्रूडेंट यही चीज नजर आती है कि आप उससे ले लें जो सबसे कम ऑफर कर रहा है, दैट इज 4%। यही एक्टिविटी जब पैकेजेस के साथ हुई, पैकेजेस को ऑफर किया गया काइबर माइनस पे भी, मतलब सबसे कम रेट पे, उसके बावजूद काइबर ने उस सॉरी पैकेजेस ने उस बैंक को रिफ्यूज कर दिया। तब रीजन फॉर रिफ्यूजल वाज कि आपका बैंक इस कैलिबर का नहीं है कि हमारी इंगेजमेंट्स को संभाल सके, प्लस अगर पैकेजेस डिफॉल्ट कर गया, ये पैकेजेस वाले खुद, उनका जो ग्रुप सीएफओ था उसके साथ डिस्कशन हुई, तो ये बात उन्होंने बताई कि हमें ये सो एंड सो बैंक काइबर माइनस पे ऑफर कर रहा है, लेकिन हम इसके पास नहीं जा रहे या इससे लोन नहीं लेना चाह रहे। द रीजन इज कि अगर पैकेजेस डिफॉल्ट कर गया, जिसके चांसेस 0.00 बहुत कम है, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर पैकेजेस डिफॉल्ट कर गया तो जितना बड़ा लोन है वो बैंक पूरे का पूरा डूब जाएगा। ठीक है, और पूरा बैंक डूबने का मतलब है मिलियंस ऑफ पीपल कैन बी अफेक्टेड, इकोनॉमी कैन बी अफेक्टेड, बहुत से बैंक्स, क्योंकि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन भी होती हैं, दूसरे बैंक अफेक्ट होते हैं। सो इसलिए हम इस बैंक से लोन नहीं दे रहे, ले रहे, डिस्पाइट कि हमें इसमें सबसे ज्यादा फायदा। ठीक है, सो लास्ट टाइम जो बात डिस्कस हो रही थी उसको कंक्लूड मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ कि ना सिर्फ बैंक्स जो लेंडर हैं वो कंसर्न है इस सारे प्रोसेस के बारे में, बल्कि जो बोरोवर्स हैं वो भी इस बारे में कंसर्न है कि क्या हमारी ट्रांजेक्शन्स, क्या हम भी सेफ हैं, क्या इकोनॉमी भी सेफ है। अगर इकोनॉमी नहीं होगी तो फिर हम बिजनेस कैसे करेंगे आगे। ठीक है, पैकेजेस वाज वन कंपनी, पैकेजेस ग्रुप में तो और भी बहुत सी कंपनी है, डीआईसी पाकिस्तान भी है, टेट्रा पैकेजिंग भी है, इसी तरह और भी कुछ कंपनीज में इनके शेयर्स हैं। तो सिर्फ एक कंपनी के फायदे की वजह से अगर इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम आ गया तो हमारे बाकी सारे बिजनेसेस अफेक्ट हो सकते हैं। सो इस हद तक एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी जो है वो सोच रही होती है। ठीक है, सो मार्जिन की बात को मैं अब कंक्लूड अगर करूं, तो मार्जिन हमेशा कंपनी कम से कम देना चाहती है,
बट उसकी तब चलती है जब उसका कैलिबर है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री मौजूद है। सो अगर आप किसी कस्टमर से, जैसे लास्ट टाइम शायद आपने बनैरो टेक्सटाइल की एग्जांपल कोई दी थी, जस्ट मैं एक रेफरेंस के लिए कोट कर रहा हूँ, अगर बनैरो एक कॉर्पोरेट कस्टमर है और एक बहुत अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री का कस्टमर है और बहुत से बैंक उसके पीछे हैं, तो वो आपको मार्जिन आपकी मर्जी से नहीं देगा बीइंग बैंकर, वो आपको मार्जिन अपनी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक देगा। अगर आपका बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, सो वो आपके बैंक को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। सो बीइंग अ गुड बैंकर, यू ऑलवेज नीड टू कंसिडर कि उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, वो कितना बिजनेस दे सकती है, वो क्या किस किस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, बाइंग में, सेलिंग में। उस सारी चीजों के बाद आप उसको एक कंप्लीट पैकेज देते हैं, फिर वो आपके पास अकाउंट ओपन करवाता है। और आजकल की अगर बात की जाए तो मार्केटिंग का ही जमाना है, ज्यादा प्रोग्रेस उनकी है जो मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं, जो कस्टमर्स लेके आते हैं। एक वो इंडिविजुअल है जो बेहतरीन ऑपरेशन कर रहा है, एक वो इंडिविजुअल है जो बैंक में बैठ के बेहतरीन ब्रांच संभाल रहा है, उसने अच्छे ऑपरेशन संभाले हुए हैं, वो कस्टमर को भी अच्छा डील कर लेता है, ट्रांजेक्शन में गलतियां नहीं आती। और दूसरी साइड पे एक वो इंडिविजुअल है जो नया कस्टमर लेके आता है, डिपॉजिट लेके आता है, कोई लोन देता है, कोई लीज करवाता है, इंश्योरेंस बेचता है, तो ज्यादा वर्थ उसकी है जो इंश्योरेंस बेचता है, या ज्यादा वर्थ या ज्यादा पैसे, वर्थ तो नहीं है कहनी चाहिए, ज्यादा पैसे उसके पास हैं जो मार्केटिंग में अच्छा है, जो नया कस्टमर ला रहा है, जो नया डिपॉजिट ला रहा है। ठीक है, वो कमीशन ज्यादा अर्न कर लेता है उसकी निस्बत जो एक अच्छा ऑपरेशन में काम कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए आपका, क्योंकि अभी आगे फ्यूचर बैंकिंग में बहुत से स्टूडेंट्स का होगा, इस चीज को आपने अंडर कंसिडरेशन रखना है कि सिर्फ ऑपरेशन पे नहीं बल्कि मार्केटिंग सीन के ऊपर भी काम करना है। और वो तभी अच्छी होगी मार्केटिंग जब आपके पास ग्रिप होगी कि कौन सी कंपनी कहाँ पे फॉल करती है। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, आई डोंट नो। क्वेश्चन ना पूछने की वैसे दो वजूहत होती हैं, या कुछ समझ नहीं आ रहा है या सब कुछ समझ आ रहा है। So, अगर सब समझ आ रहा है देन इट्स फाइन, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो काइंडली डू आस्क क्वेश्चन सो दैट यू कैन लर्न समथिंग। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज और कोलैटरल। इसमें से दो तो पढ़ ली हैं, सो उन पे मैं फोकस नहीं करूंगा। जैसे हमने हाइपोथिकेशन पढ़ ली और इसी तरह प्लेज पढ़ लिया, एंड द थर्ड वन वाज मॉर्टगेज। सो मॉर्टगेज पढ़ लिया। अब मॉर्टगेज के आगे बहुत सी टाइप्स हैं, उन टाइप्स को भी आप देख सकते हैं। प्लस जब मॉर्टगेज को चार्ज रजिस्टर करवाया जाता है, वो चार्ज रजिस्टर कराने की एक्चुअली बहुत सी टाइप्स। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो बैंक या जो भी लेंडर एससीसीपी में पहले चार्ज रजिस्टर करवा लेता है, उसका राइट भी पहले हो जाता है। ठीक है, डिस्पाइट के लोन उसने पहले लिया है या बाद में लिया है, जैसे भी है, बट जिसका चार्ज पहले रजिस्टर हो गया उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जब भी कोई प्रॉपर्टी बिकेगी, कोई एसेट बिकेगा, तो ऐसी सूरत में पहले पैसे उसी को दिए जाएंगे जिसका पहले चार्ज रजिस्टर था। सो वो चार्ज की टाइप्स कौन कौन सी हैं? वो रैंकिंग चार्ज हो सकता है, वो इक्विटेबल मॉर्टगेज हो सकता है, वो रजिस्टर्ड मॉर्टगेज हो सकता है। ये सारी चीजें एक्चुअली आज के लेक्चर में शामिल है। सो वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। पहले तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में ये छह हैं। बाय मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। सो इस ये जो फर्स्ट है इसको हम मॉर्टगेज कहते हैं। सेकंड, बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन एसेट्स, करंट एसेट, फिक्स्ड, मूवेबल, इमूवेबल। थर्ड वन इज प्लेज, देन हाइपोथिकेशन, देन लियन एंड देन गारंटीज। इनमें से आपने प्लेज भी पढ़ लिया, हाइपोथिकेशन भी पढ़ लिया, मॉर्टगेज भी पढ़ लिया। जो आज एक तो मॉर्टगेज की टाइप्स पढ़ लेनी, ये सिक्योरिटी की टाइप्स पढ़नी है, और दूसरा लियन और गारंटी के बारे में पढ़नी। तो सबसे पहले मॉर्टगेज क्या है? जस्ट अ क्विक रिमाइंडर। मॉर्टगेज मींस ट्रांसफरिंग द कंडीशनल राइट ऑफ ओनरशिप ऑन फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, लैंड और फैक्ट्री, बाय इट्स ओनर, जो मॉर्टगेज करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड मॉर्टगेजर, टू अ लेंडर हु इज मॉर्टगेजी। लेंडर को हम बैंक भी ले सकते हैं, वो जो कि आपको पैसा दे रहा है,
सो वो मॉर्गेज कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज मॉर्गेजी, और आप मॉर्गेज करवा रहे हैं, सो यू आर मॉर्गेजर। एज सिक्योरिटी अगेंस्ट सम लोन फैसिलिटी। सो मॉर्गेज क्या है? एक आपकी ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा एसेट जो इमूवेबल है, उसका राइट आप मॉर्गेजी को या लेंडर को दे रहे हैं कि अगर मैं डिफॉल्ट कर गया, अगर मैंने पैसे वापस ना किए, तो आप ये प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। मॉर्गेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, द लीगल मॉर्गेज और द इक्विटेबल मॉर्गेज। अब इसको देखते हैं वन बाय वन, ये क्या है। लीगल मॉर्गेज इज व्हेन द बोरोअर, दैट इज mortgager, gets the name of the lender, that is mortgagee, registered in the government records of the property along with the terms of agreement. So जब भी कोई मॉर्गेज होगी तो सबसे पहले तो बैंक या लेंडर कस्टमर से कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा। उस डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट था मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ये एग्रीमेंट या ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जिसपे कस्टमर एग्री करता है, मानता है कि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या जो प्रॉपर्टी मैं बैंक को एज अ मॉर्गेज दे रहा हूं, ये किसी लोन के अगेंस्ट है और मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं। अगर ये डॉक्यूमेंट साइन ना हो तो बैंक वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाएगा। जब बैंक प्रॉपर्टी सेल करने लगेगा, फॉर एग्जांपल बगैर एमओडीटीडी के, बगैर उस डॉक्यूमेंट के, तो कस्टमर ये भी तो क्लेम कर सकता है कि मेरे तो डॉक्यूमेंट्स गुम गए थे और ये डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास अब किसी तरीके से चले गए और ये प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है। दैट मीन्स देयर इज नो प्रूफ कि कस्टमर ने खुद इस बात पे एग्री किया था कि मैं ये प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेज दे रहा हूँ, और इन केस मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो आप इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। सो दैट एमओडीटीडी। सो द फर्स्ट थिंग इज कि वो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं कस्टमर से, वो तमाम जो मॉर्गेज करवाने के लिए जरूरी हैं, जिसमें से एक एमओडीटीडी भी है, डीपी नोट भी है, और इस तरह एग्रीमेंट ऑफ फाइनेंसिंग है। प्लस फिर उसी डॉक्यूमेंट्स की बेस पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में चार्ज रजिस्टर करवाया जाएगा। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का मतलब पटवारी के पास, एलडीए के पास, अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी के पास, जो भी उसकी अथॉरिटी है उसके पास ये रजिस्टर करवाया जाएगा कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, एबीसी प्रॉपर्टी, XYZ बैंक के पास मॉर्टगेज है और इसको ट्रांसफर तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि बैंक एनओसी ना दे दे। सो इसको हम कह रहे हैं चार्ज को रजिस्टर करवाना रेवेन्यू रिकॉर्ड में या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में। ठीक है। Then, after registration of mortgage, legally, the bank's lien is recorded in the land registrar, stating that the property is under mortgage and cannot be sold without obtaining NOC। ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि एक दफा जब वो चार्ज रजिस्टर हो गया, चार्ज रजिस्टर होने से मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ गया कि ये प्रॉपर्टी इस बैंक के पास अंडर लियन है, अंडर मॉर्गेज है, अंडर चार्ज है, वो लिखा जाता है उसके ऊपर कि ये प्रॉपर्टी इस बैंक के पास रहन रखी गई है। अब इसका मतलब क्या है? जब भी कोई खरीदना चाहेगा, जब भी कोई उस प्रॉपर्टी को लेना चाहेगा, अब लेट से आप भी किसी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट देखेंगे। आप जो बंदा बेच रहा है आप उसको कहेंगे इसके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। वैसे ही जैसे लेट से आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपने गाड़ी तो देख ली, अब सेकंड चीज जो आप वेरीफाई करेंगे कि जो बंदा बेच रहा है गाड़ी, गाड़ी उसके नाम पे भी तो होनी चाहिए। तो आप उससे क्या डिमांड करेंगे? इस गाड़ी के पेपर दिखाओ या इस बाइक के पेपर दिखाओ। जब वो पेपर आप उसको वेरीफाई करेंगे तो उसके ऊपर लिखा गया होगा कि ये प्रॉपर्टी या ये कागज जिस जमीन के ये कागज हैं, वो जमीन इस बैंक को रहन के तौर पे रखी गई है, मॉर्टगेज करवाई गई है। सो यहाँ से आप अगर बायर हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को, उस गाड़ी को, उस बाइक को नहीं खरीदेंगे कि ये तो ऑलरेडी किसी के चार्ज में है, तो ये ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है। वो ट्रांसफर कब होगी? जब बैंक या लेंडर एनओसी देगा। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो एनओसी की बेस पे उसका चार्ज खत्म होगा। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ये क्लियर किया जाएगा कि अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को बाय एंड सेल किया जा सकेगा। ठीक है। सो दिस इज द रीजन द बैंक गोज फॉर अ लीगल और रजिस्टर्ड मॉर्गेज, कि एक दफा रेवेन्यू रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ये चीज लिखी जाती है कि ये प्रॉपर्टी इस बैंक के पास अंडर मॉर्गेज है, तो बैंक सिक्योर हो जाता है
कि ये प्रॉपर्टी अब बिक नहीं सकती, क्योंकि जो भी खरीदार होगा उसको पता है ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, वो खरीदेगा नहीं, नंबर वन। सेकेंड पर्पज इसका, जो एसईसीपी में चार्ज रजिस्टर करवाया जाता है उसका, कि एक बैंक ने जिस डेट के ऊपर चार्ज रजिस्टर करवा लिया, जब कोई दूसरा बैंक उसी प्रॉपर्टी पे चार्ज रजिस्टर करवाएगा तो उसका जो चार्ज है वो सबऑर्डिनेट होगा, इंफीरियर होगा। वैसे ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात, कि पहले आपके बैंक का चार्ज होगा, फिर दूसरे किसी बैंक का, और फिर तीसरे, एंड सो ऑन, जब तक कि ये चार्जेस या लोन आगे चलते रहेंगे। सेकेंड वन इज इक्विटेबल मॉर्टगेज। इक्विटेबल मॉर्टगेज में और जो अभी हमने लीगल या रजिस्टर्ड मॉर्टगेज पढ़ी, इसमें डिफरेंस ये है कि इक्विटेबल मॉर्टगेज में एसईसीपी में चार्ज रजिस्टर के साथ बेसिकली सिर्फ उसके जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी के, जैसे कोई रजिस्ट्री है किसी घर की या किसी प्रॉपर्टी की, बैंक वो रजिस्ट्री अपने पास रख लेता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसको रजिस्टर नहीं करवाता। ठीक है, सो डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में? लीगल या रजिस्टर्ड मॉर्टगेज में गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लिखवाया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी अंडर मॉर्टगेज है इस बैंक के, जबकि इक्विटेबल मॉर्टगेज में क्या हो रहा है? इक्विटेबल मॉर्टगेज में उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही बैंक रख लेता है और रिकॉर्ड में जमा नहीं करवाता। ठीक है, इसके फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। फायदा ये है कि जब लीगल या रजिस्टर्ड मॉर्टगेज करवाया जाता है और उसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जब एंटर करवाया जाता है तो उसकी फीस होती है, गवर्नमेंट उसके चार्जेस लेती है, एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो बहुत हैवी अमाउंट बन जाती है। ठीक है, सो लीगल मॉर्टगेज इसलिए कस्टमर या बोरोवर भी अवॉइड करता है कि अगर हम लीगल मॉर्टगेज की तरफ जाएंगे तो बहुत सी कमीशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और वो कमीशन एक हैवी अमाउंट होती है जो कि ऑब्वियसली एक कॉस्ट में ऐड हो जाती है। इक्विटेबल मॉर्टगेज में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो चीज नहीं आनी, इसलिए उसके ऊपर कोई कमीशन या कोई चार्जेस या कोई भी अमाउंट नहीं होती। कि यहाँ तक अभी आप माइंड में रखें, अब दोबारा कनेक्ट करते हैं तो फिर आगे पढ़ते हैं। इट्स लेस देन 1 मिनट, ये अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा।